एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। आज के लेक्चर में बेटा अपन डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड से आगे के परमाणु मॉडल के लिए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो चुका था, उसमें क्या क्या कमियां थी, वहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन हो चुका था। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो है बोर का परमाणुीय मॉडल। बोर का परमाणुीय मॉडल। अब बोर का परमाणुीय मॉडल क्या है? बोर ने जो है अपना परमाणुीय मॉडल, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, पहले वो ध्यान से सुनो, उसके बाद में बात करते हैं। बोर का जो परमाणुीय मॉडल है वो एक्चुअल में रदरफोर्ड के परमाणुीय मॉडल का सुधारा हुआ प्रारूप ही है। रदरफोर्ड ने क्या क्या कमियां छोड़ी थी, उन्हीं को उसने सुधारा था। कुछ टर्म ऐसी थी जो रदरफोर्ड दे नहीं पाया, एक्चुअल में उसने उसके बारे में बता दिया, लेकिन उसको वो समझा नहीं पाया, ढंग से समझा नहीं पाया, उनको नामांकित नहीं कर पाया। उन्हीं चीजों को थोड़ा मॉडिफाई करके बोर ने जो है वो एक्सप्लेन किया था। तो एक तरीके से रदरफोर्ड के परमाणुीय मॉडल का ही एक्सप्लेनेशन है बोर का परमाणुीय मॉडल। अब बोर के परमाणुीय मॉडल की कुछ इंपॉर्टेंस बातें जो हैं वो क्या क्या थी, किस लिए इस परमाणुीय मॉडल को महत्व दिया गया, अगर उनके बारे में बात करूं तो जो बोर का परमाणुीय मॉडल है वो एक्चुअल के अंदर क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। बोर का जो परमाणुीय मॉडल है वो किसके आधार पे है? क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। इसके अतिरिक्त जो बोर का परमाणुीय मॉडल है, ये बोर का परमाणुीय मॉडल किसी भी भौतिकी का जो चिरसम्मित सिद्धांत है, भौतिकी का जो चिरसम्मित सिद्धांत है, उसके आधार पे जो है इसने अपने परमाणुीय मॉडल की क्या की थी? व्याख्या की थी। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा कि इसने जो है वो क्वांटम यांत्रिक सिद्धांत के आधार पर, भौतिकी के चिरसम्मित सिद्धांत के आधार पर जो है वो इसको समझाया था। तो इस मैकेनिक्स के आधार पर समझाने वाला ये पहला वैज्ञानिक था, इसलिए इसके तथ्य जो है या इसके जो मॉडल को है वो प्रायिकता दी गई। ऐसी बात नहीं है कि रदरफोर्ड को प्रायिकता नहीं दी गई, लेकिन बेटर रूप से जो है वो समझाया था किसने? बोर ने। दूसरा, एक चीज नोट की जाए, रदरफोर्ड के परमाणुीय मॉडल की बात करूं तो रदरफोर्ड का जो परमाणुीय मॉडल था उसमें हमने डिस्कस क्या किया था? उसमें यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों स्थायी वृत्ताकार गोलाकार पथों में चक्कर लगाता है, यह रदरफोर्ड ने कहा था। तो यहां जो बोर ने है वो जो गोलाकार पथ हैं उनको उसने परिष्कृत नाम दिया, एक आइडेंटिकल नाम दिया, और उसने जो है वो कोश या कक्षा शब्द का प्रयोग किया। तो कोश और कक्षा शब्द का प्रयोग करने वाला जो पहला वैज्ञानिक था वो कौन था? बोर था। उन्हीं कोश और कक्षा को रदरफोर्ड ने क्या कहा था? गोलाकार पथ कहा था। तो कोश और कक्षा के लिए जो सर्वप्रथम यूज किया गया शब्द वो किसके द्वारा किया गया? बोर के द्वारा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में लगभग पूछा हुआ है और पूछा भी जाता है कि कोश या कक्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगा रहा है उसको रदरफोर्ड ने कहा गोलाकार पथ, उन्हीं को उसने क्या कह दिया? बस टर्म चेंज कर दी, उसने उसको क्या कह दिया? कोश या कक्षा कह दिया। ये इसने दूसरा चेंजेस किया। नंबर थर्ड, तीसरी बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इंपॉर्टेंट कथन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक अपन करते हैं और मैंने देखी है, ये जल्दीबाजी में ऐसी मिस्टेक हो ही जाती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन की जो परमाणु मॉडल की अपन व्याख्या करते हैं, तो जो बोर का परमाणुीय मॉडल है वास्तविकता में केवल और केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, केवल और केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब यहां मैं स्पीसीज की बात कर रहा हूं तो स्पीसीज के अंदर आपका परमाणु भी आ गया, आपका आयन भी आ गया, यानी ऐसी स्पीसीज, ऐसा एटम या ऐसा आयन जिसके पास क्या हो? केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जिसके पास केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो ही बोर के मॉडल के लिए अप्लाई होगा। यूं कह सकता हूं कि या उनके लिए बोर का मॉडल जो है वो अप्लाई किया जाएगा। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वहां बोर का मॉडल या उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो लागू नहीं होंगी। तो यहां कुल मिला के इसको अदर वे से कहूं तो ये हो सकता है कि बोर का जो परमाणु मॉडल है वो केवल और केवल आवर्त सारणी में एक परमाणु पे लागू होता है। अपने पास एक ही परमाणु ऐसा है आवर्त सारणी में जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वो कौन है? हाइड्रोजन परमाणु। अब इसके अंदर जितने भी हैं वो सब किस कंडीशन के अंदर होंगे? आयनिक स्थिति के अंदर। अब आयन भी कैसा होना चाहिए?
आयन भी ऐसा होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल और केवल क्या हो, एक हो। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उस कंडीशन के अंदर आप बोर के नियम को लागू नहीं कर सकते। इस चीज को आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर यही मिस्टेक सबसे ज्यादा की जाती है कि आप इलेक्ट्रॉन का ध्यान नहीं रखते हो और बोर का कथन आया, बोर की बात दिमाग में आई और आप काम शुरू कर देते हो, तो वहां आपसे मिस्टेक होगी गलती होगी। तो ये मैं जितने पॉइंट बोल रहा हूँ ये ऑलरेडी सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि बोर का परमाणु मॉडल जो है वो किस सिद्धांत के आधार पे है, उसने किस सिद्धांत के आधार पर अपना एक्सप्लेनेशन दिया था, समझाया था, तो क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत के आधार पर, भौतिकी का जो चिरसमय सिद्धांत है उसके आधार पर। कोश या कक्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक भी बोर ही था। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि बोर का जो सिद्धांत है वो कहाँ लागू होता है, किस प्रकार के परमाणु पे लागू होता है, किस प्रकार की स्पीसीज पे लागू होता है, तो वो होता है एकल इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज पर, जो मेरा एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो एटम तो आवर्त सारणी में केवल और केवल एक है, वो है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु, इसके अलावा किसी परमाणु पे लागू नहीं होगा। और आयनिक उस स्पीसीज, आयनिक स्पीसीज पे लागू होगा जिसमें केवल और केवल क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं है कि आयन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन दो रखे हुए, जहां दो इलेक्ट्रॉन आ गए किसी आयन के अंदर वहां भी लागू नहीं होगा। केवल मिला के आपको एक इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है। अगर कोई स्पीसीज एक इलेक्ट्रॉन रखती है तो बोर के मॉडल को फॉलो करेगी, उसका पालन करेगी, और एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो उसका पालन नहीं करेगी। ये क्वेश्चन में सारी चीज इस शब्द के ऊपर टिकी हुई है। इसके आधार बोर ने अपने परमाणुीय मॉडल के लिए यह बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो बोर का परमाणुीय मॉडल है, ये उस किस चीज के आधार पे है, तो बोर का जो परमाणुीय मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति के आधार पे, ना कि उसकी विद्युत प्रकृति के आधार पे। इलेक्ट्रॉन का जो बोर का परमाणुीय मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति के ऊपर आधारित है, ना कि उसकी विद्युत गतिकी के आधार पे, क्योंकि उसमें दोहरा नेचर पाया जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर, उसमें तरंग गुण भी पाया जाता है और उसके अंदर कणीय गुण भी पाया जाता है। ये चीजें आगे और चलेंगी। दोहरा व्यवहार होता है, दोहरा नेचर होता है उनका, और फिजिक्स में से अपन और बेटर रूप से समझ सकते हैं, तो मैं फिजिक्स को यहां नहीं लाऊंगा। केवल इतना ध्यान रखना है कि अपने को कि जो बोर का परमाणुीय मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति के ऊपर क्या है, आधारित है, विद्युत गतिकी के ऊपर आधारित नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की बात करें तो ये जो है वो आईसीआर के एग्जाम में, जो बच्चे आईसीआर के एग्जाम देते हैं वहां पूछा हुआ है। और आईसीआर के एग्जाम में अगर जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो मे भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी रहती है इस चीज की, क्योंकि टिपिकल चीज नहीं है, ये आपकी जेट के एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। क्लियर है? बाकी अदर जो अपने कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स हैं उनके अंदर ये पूछा हुआ है। ये इसकी जो है वो कुछ स्पेशल पॉइंट थे। इसके बाद में इसने अपने परमाणु मॉडल को समझाया, तो वो किस तरीके से समझाया, तो उसको समझने से पहले सबसे पहले जो इसके जनरल फीचर्स हैं, जनरल पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखोगे आप, जो बोर का परमाणु मॉडल है उसके लिए लिखो, बोर ने अपना परमाणुीय मॉडल विकिरण के क्वांटम सिद्धांत, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत एवं भौतिकी के चिरसीमित, भौतिकी के चिर सम्मित सिद्धांत पर समझाया, या यूं भी कह सकते हो उसे आधारित है। ये लैंग्वेज भी कभी कभार काम में ले ली जाती है कि बोर का जो परमाणु मॉडल है किसके ऊपर आधारित है, किसके ऊपर टिका हुआ है, या किसके आधार पर उसने उसको समझाया। तो वो समझाया था विकिरण के क्वांटम सिद्धांत, मेजरली क्वांटम सिद्धांत से, और भौतिकी के चिरसीमित सिद्धांत के आधार पर। सेकंड पॉइंट की बात करें, इसने सर्वप्रथम कोश या कक्षा
शब्द का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया। कोश या कक्षा शब्द का प्रयोग करने वाला ये जो है वो पहला वैज्ञानिक था। नंबर 3, बोहर का परमाणुीय मॉडल, बोहर का परमाणुीय मॉडल या यूं कह सकता हूं यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति पर, कणीय प्रकृति पर आधारित है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, यह मॉडल केवल, ये सबसे, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए, खासतौर से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, यह मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज यानी परमाणु, अणु या आयन पर लागू होता है। तो मेजरली शब्द हैं वो हैं केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इस पे लागू होता है। सेकेंड अप टू बात करूं तो सर्वप्रथम कोश या कक्षा शब्द का प्रयोग, कोश या कक्षा शब्द का प्रयोग इसने किया। ये 2 क्वेश्चन। अप टू ये हाई लेवल की कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये भी पूछा हुआ है कि बोहर का जो परमाणुीय मॉडल है वो क्वांटम सिद्धांत और भौतिकी के चिरस्मृत सिद्धांत पर आधारित है। इसके अतिरिक्त ये जो आपका इलेक्ट्रॉन की जो कणीय प्रकृति है उसके आधार पर भी टिका हुआ है। इसी आधार पे जो है इनको समझाया जाता है। ये तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब बात आती है वो ये कि जो बोहर का परमाणुीय मॉडल है उसने इसके लिए क्या क्या नियम सुझाए, उसने अपने क्या क्या नियम दिए, क्या मुख्य बिंदु दिए या क्या अभिग्रहित इसने दिए अपने परमाणुीय मॉडल के लिए, तो उनके बारे में डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये वाला भी जो अब चलेगा। ये इसके कुछ जनरल पॉइंट्स थे और सारे के सारे पॉइंट्स क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो नहीं पूछा हुआ है। अब आ जाते हैं बोहर मॉडल के अभिग्रहित। बोहर मॉडल के जो हैं वो अभिग्रहित क्या है? अभिग्रहित या मुख्य बिंदु इसके क्या क्या है? बोहर के मॉडल के लिए जो है वो सबसे पहली स्थिति क्या है कि परमाणु जो है वो अपने पास इस तरीके से एक फुटबॉल के मैदान की तरह है या क्रिकेट के मैदान की तरह है, जहां इसमें एक बॉल रखी हुई है। ठीक है, पूरा क्रिकेट का मैदान है, उसके अंदर एक बॉल रखी हुई है। जो बॉल रखी हुई है वो क्या है? उसका नाभिक, न्यूक्लियस। ये क्या है इसका? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन कह सकते हो या इसे आप कह सकते हो नाभिक। इस न्यूक्लियॉन या नाभिक के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इसके चारों ओर रोटेट कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये बात रदरफोर्ड ने भी कही थी, यही बात बोहर भी कह रहा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि बोहर ने कुछ इसके स्थायित्व की व्याख्या नहीं की थी, जबकि बोहर इसके स्थायित्व की व्याख्या को पार्टिकुलर रूप से, प्रॉपर रूप से समझाता है। वो ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो जब चक्कर लगाता है तो यहां देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश है और नाभिक के ऊपर धनावेश है। तो जब ये चक्कर लगाएगा तो ये नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर
आकर्षित करेगा। तो यहां जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक की ओर आकर्षित होता है। अब क्योंकि परमाणु स्थायी है, इलेक्ट्रॉन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी के जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी विभिन्न ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो उस दौरान इस इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार के बल काम करते हैं। एक बल तो काम करता है, वो करता है नाभिक के अंदर की ओर, जो बल कहलाता है वो कहलाता है, ये लगता है आकर्षण बल के कारण। ये जो बल कहलाता है जो अंदर की ओर लगता है वो कहलाता है अपकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल ये क्या है, एक तरीके से आकर्षण बल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है और नाभिक पे क्या है, धनावेश है। तो एक बल अंदर की ओर लगता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थायी है तो एक बल जो है वो इसके गति के कारण बाहर की ओर भी लगता है। एक इलेक्ट्रॉन जो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक बल और लगता है बाहर की ओर, वो कहलाता है इसका अभिकेंद्रीय बल। गलत बोल गया मैं, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय नहीं, अभिकेंद्रीय, केंद्र की ओर। एक बल लगता है वो लगता है बाहर की ओर, उसे कहा जाता है केंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर है, अपकेंद्रीय बल जो है वो बाहर की ओर है। जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, अंदर की ओर जो बल लग रहा है, उस बल के लिए उसने मैथमेटिकली जो है वो मान दिया था, वो दिया था Z² अपॉन R²। ये वैल्यू थी किसकी, अभिकेंद्रीय बल की। और अपकेंद्रीय बल के लिए उसने मान दिया था, वो दिया था mv² अपॉन R। तो इस प्रकार से जो है ये दो प्रकार के बल, ये जो दो प्रकार के बल हैं वो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब ये गति करता है तो प्रभावी होता है। अब इसको यूं समझें, जैसे पतंग के मौसम के अंदर जब पतंगबाजी होती है उस मौसम के अंदर बात करें तो मेरे पास जो है वो एक रस्सी है या डोरी है, इसके नीचे वाले हिस्से पे मैं पत्थर को डाल लिया, पत्थर को बांध दिया, ठीक है। और मेरे हाथ जहां से मैंने इस रस्सी के कॉर्नर को पकड़ा है एक वो हिस्सा है, तो जो मैंने पकड़ा है वो तो है मेरा न्यूक्लियस नाभिक, और जो नीचे पत्थर है वो क्या है, उसका इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्डिंग है, ये बीच में क्या हो गई, ये टॉप जो हिस्सा है मेरा, ये हिस्सा वो तो है मेरा नाभिक, और ये जो बॉटम हिस्सा है जहाँ पत्थर रखा हुआ है वो क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉन है। अब ये बीच में जो है वो क्या है, इनकी बॉन्डिंग, जो रस्सी है इसको बांधने का काम करती है। कुछ ऐसी स्थिति है ये, तो ये कहता है कि नाभिक जो है, जो पत्थर है, इलेक्ट्रॉन है, वो इस नाभिक से मेरे हाथ की ओर आकर्षित भी हो रहा है और बाहर की ओर भी इसके ऊपर बल लग रहा है। तो दो बल लग रहे हैं। अब इन दोनों को देखा जाए तो दोनों बल जो हैं वो ताकत में बराबर हैं। जितने बल से नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है उतने ही बल जो है इसके ऊपर की ओर लगता है। लेकिन दोनों बल की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत। अगर एक को इधर खींचा जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, तो दोनों की दिशा कैसी हो गई, विपरीत हो गई। लेकिन जो परिमाण है, जो उनका मात्रात्मक मान है, अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं हूं, कोई व्यक्ति जो है वो मुझे इधर खींच रहा है और उसको खींचने का जो उसका मान है, उसकी जो ताकत है वो है 5 न्यूटन। दूसरा व्यक्ति मुझे इधर खींच रहा है, उसका बल भी जो है वो है 5 न्यूटन। दोनों का 5 न्यूटन है, तो दोनों का बल तो समान हो गया, लेकिन उनकी दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो नेट जो मेरी स्थिति होगी वो कहाँ होगी, जहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, जहाँ मेरी स्थिति है, जहाँ मैं यथावत प्रॉपर रूप से खड़ा हूँ, वो ही मेरी स्थिति रहेगी। क्योंकि 5 न्यूटन ही बल इसका है और 5 न्यूटन बल इसका है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। तो जो जिससे मुझे खींचा जा रहा है, तो मेरी स्थिति कहाँ रहेगी, परपेंडिकुलर वहीं रहेगी, उसी जगह। मैं अपनी जगह को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉन पे लागू होता है। 5 न्यूटन बल, एक व्यक्ति इसको इधर खींच रहा है, एक इसको अंदर की ओर खींच रहा है, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी जगह स्थिर रहता है। ये इसका पहला नियम था। तो इसने नियम रूप में किस रूप में दिया कि जब एक इलेक्ट्रॉन, इसका जो नियम था वो क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है
तो इस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक बल, पहला बल अभिकेंद्रीय बल जो नाभिक की ओर कार्य करता है, दूसरा अपकेंद्रीय बल जो इसके बाहर की ओर, कक्षा के बाहर की ओर कार्य करता है। लेकिन दोनों बलों का जो परिमाण है वो क्या होता है, बराबर होता है। दिशाएं क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी अभिकेंद्रीय बल, इसने कहा कि अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल बराबर है अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल का मान क्या है, बराबर बराबर है। दिशाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। यानी z² अपॉन r² बराबर किसके है, mv² अपॉन r के। ये इसकी पहली स्थिति, ये इसका पहला बिंदु था अपने परमाणुीय मॉडल के लिए। सेकंड वन अगर मैं बात करूं, दूसरा, किसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं ही कक्षाओं में चक्कर लगाएगा या उन्हीं स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनके लिए कोणीय संवेग का मान जो है, कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का मान जो है वो होता है NH अपॉन 2 के बराबर। यानी अगर कोणीय संवेग का मान NH अपॉन 2 के बराबर है तो उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाएगा, स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। अगर ये नहीं है, इससे कम या ज्यादा है वैल्यू, तो फिर इलेक्ट्रॉन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाएगा। यानी ऐसी स्थिति हो गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दो बल तो इस पे कार्यरत थे ही, ठीक है। यानी ये स्थिति, ये मेरा हाथ यहां इस जगह, ये मेरा नाभिक है, इस छोर पे क्या बंधा हुआ है, पत्थर बंधा हुआ है। तो दो बल तो लग रहे हैं, एक तो ऊपर की ओर लग रहा है, एक नीचे की ओर लग रहा है, नाभिक की ओर और एक सतह से बाहर की ओर, ऊपर की ओर। अब इलेक्ट्रॉन पत्थर यहाँ इस जगह, अब ये रस्सी है, यहाँ पत्थर है, इस जगह ये पत्थर है, ये रस्सी है, नाभिक है। अब आप इस पत्थर को जो इस रस्सी से बंधा हुआ है इसको गोल गोल घुमाओ। तो जब आप इसे फास्टली गोल गोल घुमाओगे, बहुत तेजी से इसको घुमाओगे, तो आपको महसूस ये होगा कि जो ये पत्थर रखा हुआ है यहाँ बंधा हुआ है, जब मैं इसको घुमा रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, तो ये पत्थर जो है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जो ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है वो क्या है, जो रोटेशन आप इसको दे रहे हो वो क्या है, उसका कोणीय संवेग, एक खिंचाव महसूस करता है ये। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है तो इस पर एक बल और प्रभावी होता है, और वो होता है उसका कोणीय संवेग, जो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, जो बाहर निकालने के लिए उत्तरदायी है, कोणीय संवेग। और जो कोणीय संवेग है वो क्या है, mvr बराबर NH अपॉन 2 ये इसका क्या है, कोणीय संवेग है। अगर ये वैल्यू रखता है इलेक्ट्रॉन, इससे कम रखेगा या इससे ज्यादा रखेगा कोणीय संवेग से, तो इलेक्ट्रॉन फिर अपनी जगह को छोड़ देगा। यानी mvr बराबर NH अपॉन 2 इसके बराबर उसका अगर वेग है तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में प्रॉपर रूप से चक्कर लगाएगा। लेकिन अगर इससे कम है या ज़्यादा है तो रिजल्ट कुछ अलग होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी कक्षा में प्रेजेंट नहीं होगा। हो सकता है बाहर भी निकल जाए या हो सकता है अंदर भी आके गिर जाए। तो कुछ ऐसी स्थिति होगी इस कोणीय संवेग के लिए। तो उसने दूसरा अभिग्रही दिया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनके लिए कोणीय संवेग का मान क्या हो, mvr बराबर NH अपॉन 2 ये इसका सेकंड दूसरा अभिग्रहित था। तीसरा उसने ये दिया, तीसरे अभिग्रहित के लिए उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है वो क्या है, स्थायी होती हैं। उसको उसने स्थायी कोष नाम से संबोधित किया, क्योंकि उन कोषों की जो है वो ऊर्जा क्या होती है, सदैव नियत रहती है। ऊर्जा उनकी चेंजेबल, चेंज नहीं होती है। ये इसका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है उन्हें क्या कहा जाता है, स्थायी कोष कहा जाता है।
सिंपल वे में कहूँ, सिंपल बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है उन्हें स्थायी कोष कहते हैं। अब स्थायी कोष क्यों कहते हैं? स्थायी कोष इसलिए कहा जाता है कि उन कोषों की ऊर्जा जो है वो क्या होती है? निश्चित होती है। उन कोषों की ऊर्जा चेंज नहीं होती है। जैसे पहला कोष है, इसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा है, दूसरा कोष है, इसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा है, तीसरा कोष है, उसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, सबकी ऊर्जा अलग अलग होगी। जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे परपेंडिकुलर कोई दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, तो क्या तीनों की ऊर्जा समान होगी? नहीं हो सकती। मेरी ऊर्जा, आप मेरे किसी भी, आप मेरी यानी मेरे बारे में, मेरी ऊर्जा के बारे में अध्ययन करो तो किसी भी हिस्से में बात करोगे तो मेरी एनर्जी वही होगी। लेकिन आप मेरी तुलना किसी दूसरे से कर रहे हो तो उसकी एनर्जी अब अलग है। हो सकता है उसकी एनर्जी मेरे से ज़्यादा हो और कम भी हो सकती है। तो इक्वली जब आप तुलनात्मक रूप से आगे बढ़ोगे, कोषों में बढ़ोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से, तो हर कोष की अपनी अपनी ऊर्जा है। लेकिन जो एक आप स्थायी कोष बना लिया, जैसे पहला कोष बना लिया, तो आप इसके बारे में कहीं भी अध्ययन करो, इसकी ऊर्जा हमेशा क्या होगी? स्थिर ही होगी। तो इसीलिए बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है उनको स्थायी कोष कहते हैं। और स्थायी कोष इसलिए कहा जाता है कि उनकी जो ऊर्जा होती है वो सदैव क्या होती है? स्थिर होती है या नियत होती है। ठीक है, ये इसका अगला अभिग्रहित था। नेक्स्ट टू अगले पॉइंट की बात करूं तो इसमें जो अगली अवधारणा दी थी वो दी थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थायी निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिसे KLMNO इस रूप में, या फिर आप 1 2 3 4 इस रूप में रिप्रेजेंट प्रदर्शित कर सकते हो। जो स्थायी कक्षाएं उनको KLMN कहा जा सकता है, या फिर 1 2 3 4 5 गणितीय रूप में आप इस रूप से इसको भी परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला उसने क्या कहा था? अगला उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ चक्कर लगा रहा है, इस जगह अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा फिक्स है, स्थिर है, निश्चित है, चेंज नहीं हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर अपनी इस जगह को छोड़े तो दो चीजें हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था से या तो ऊपर वाली अवस्था में जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की ओर गति करे। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था से ऊपर वाली अवस्थाओं में जाएगा तो क्या होगा, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था से नीचे वाली अवस्था में आएगा तो क्या होगा? तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था से ऊपर वाली अवस्थाओं में जाता है तो हमेशा ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से वापस नीचे से की ओर आएगा तो उस समय क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। यहां है, इस जगह मैं खड़ा हूं, मुझे ये कहा जाता है कि यहां से ऊपर की ओर जाओ, मैं जाऊंगा नहीं। तो फिर क्या किया जाता है कि दूसरा पर्सन, दूसरा व्यक्ति मेरे को ऊर्जा देता है, मेरे ऊपर फोर्स लगाता है। तो फोर्स लगाएगा तो वो अपनी ऊर्जा किसको देगा? मुझे देगा। तो मैं ऊर्जा को लेकर कहाँ जाऊंगा? ऊपर की ओर। तो जब ऊर्जा ग्रहण की जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है तो वो अपनी मूल अवस्था से ऊपर वाली अवस्थाओं में जाएगा, यानी पहले कोष से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो जब ये पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इस तरीके से पहुंचेगा तो ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है। अब जब ये ऊपर से तीसरे से दूसरे में, दूसरे से पहले में, यानी वापस नीचे की ओर आना शुरू करता है तो ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो ये जो इसमें पर्टिकुलर ऊर्जा का अवशोषण हुआ, जो उत्सर्जन हुआ, उस निहित ऊर्जा को जो है वो ऊर्जा अंतराल द्वारा ज्ञात किया जाता है, और जिसे कहा जाता है डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। मेजर जो इसका अभिग्रहित था, पहला तो ये फोर्स के बारे में, दूसरा कोणीय संवेग के बारे में, तीसरा उसने कह दिया कि कक्षाएं जो है, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है उन्हें स्थायी कोष या कक्षा कहते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा स्थिर रहती है। स्थायी कोष या जो कक्षाएं हैं उन्हें KLMN या 1 2 3 4 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अगली जो अवधारणा थी वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन जब निम्नतम से उच्चतम में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और उच्चतम से निम्नतम में आएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। तो जो निहित ऊर्जा होगी, जो ऊर्जा अंतराल होगा, उसे डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1 से ज्ञात किया जा सकता है, जहां E2 उच्चतम अवस्था में ऊर्जा और E1 निम्नतम अवस्था के अंदर निहित ऊर्जा है। तो आप उच्चतम अवस्था की ऊर्जा का मान रखो, निम्नतम अवस्था की ऊर्जा का मान रखो, तो जो आपका ऊर्जा अंतराल है वो आपको ज्ञात हो जाएगा। ये इसकी अगली अभिधारणा थी।
ठीक है, ये समझ गए कब कैसे होगा कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी निम्नतम अवस्था यानी n बराबर 1 से पहले कोष से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया, तीसरे से चौथे में गया, तो वो तो कहलाती है उसकी उच्चतम अवस्था की ओर। जब वो ये वापस 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 में आया तो वो अवस्था कहलाती है उसकी निम्नतम अवस्था। तो जब ये निम्नतम से उच्चतम में जाएगा तो ऊर्जा लेगा, और जब उच्चतम से निम्नतम में आएगा तो ऊर्जा बाहर निकालेगा। तो इस ऊर्जा लेने और बाहर निकालने में कुल अंतराल कितना आया वो होगा आपका डेल्टा ई, जिसे आप E2 माइनस E1 से ज्ञात करोगे। तो इसे कहा जाता है डेल्टा ई ऊर्जा अंतराल। E2 है उच्चतम अवस्था में एनर्जी और E1 है निम्नतम अवस्था के अंदर एनर्जी या ऊर्जा। ये इसका अगला अभिग्रही था। और आखिरी, इसका आखिरी अभिग्रही था कि जब जो ये ऊर्जा ली जाती है और जो दी जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा का अवशोषण करता है या उत्सर्जन करता है, ये किस रूप में करता है। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन जो है वो क्वांटा या फोटोन के रूप में करता है, एच न्यू। इसे जो है वो क्या कहा जाता है, क्वांटा या फिर फोटोन। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करेगा, वो क्वांटा या फोटोन के रूप में करता है, जिसे अपन इस समीकरण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यानी एनर्जी का प्रारूप ही है किसी भी इलेक्ट्रॉन द्वारा ली जाने वाली ऊर्जा या किसी भी इलेक्ट्रॉन द्वारा दी जाने वाली जो ऊर्जा होगी वो किस रूप में होगी, क्वांटा या फोटोन के रूप में होगी, जिसकी वैल्यू किसकी होती है, क्या होती है, एच न्यू। जहां एच है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, और न्यू जो है वो है आवृत्ति। ये अपने को ज्ञात करनी होती है। एच जो है वो क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, और न्यू जो है वो क्या है, 1/लैम्डा। यानी ये क्या है आपकी तरंग देरी। न्यू क्या है आपकी आवृत्ति। इसको किससे दर्शाते हैं, न्यू को आवृत्ति से। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो बात इतनी है कि इलेक्ट्रॉन द्वारा ली जाने वाली और दी जाने वाली जो ऊर्जा होगी वो किस रूप में होगी, क्वांटा या फोटोन के रूप में, जिसे एच न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। जिसमें एच न्यू का अर्थ क्या है, एच तो है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक है, और न्यू जो है वो आवृत्ति है, जिसे 1/लैम्डा से निरूपित करते हैं, जहां लैम्डा क्या है उसकी तरंग देरी। इन चीज़ों को मैं आगे डिस्कस करूंगा, यहाँ से अपन न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करेंगे, सारी प्रैक्टिस होगी इनकी। क्लियर। तो ये जो है वो आपके बोर के परमाणु मॉडल के मुख्य अभिग्रहित हैं। उसके बाद में इनकी एप्लीकेशंस वगैरह हैं कि एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मेजरली क्वेश्चन वहीं से आता है, एप्लीकेशन से ही। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं मेजरली और पूछे हुए हैं, तो इसे इग्नोर नहीं करना है इस चीज़ को। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो ये आगे का आप काम कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल रूप से तो है ही है, बाकी कंपटीशन लेवल पर भी यहाँ से जो है वो 5-6 क्वेश्चन बनते हैं इस जगह से। तो नेक्स्ट अगली हेडिंग, मुख्य बिंदु इसके हो चुके थे, अगली हेडिंग डालो अभिग्रहित, बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित या इसके मुख्य बिंदु। तो इसमें नंबर 1 पहला बिंदु फर्स्ट लिखोगे, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित गोलाकार, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित गोलाकार पथों में चक्कर लगाता है, निश्चित गोलाकार पथों में चक्कर लगाता है, जिन्हें बोर ने कक्षा या ऊर्जा स्तर कहा, जिन्हें बोर ने कक्षा या ऊर्जा स्तर कहा। स्थायी कक्षाओं में घूमते समय, इस पहले पॉइंट में ही है, स्थायी कक्षाओं में घूमते समय किसी भी इलेक्ट्रॉन पर
दो प्रकार के विपरीत बल कार्य करते हैं। दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। जिन्हें के आगे डैश कर देना। और पहला अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल व दूसरा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अगला पॉइंट इसी में लिखोगे। अभिकेंद्रीय बल को आकर्षण बल भी कहा जाता है। आकर्षण बल भी कहा जाता है। जो नाभिक की ओर लगता है। जो नाभिक की ओर लगता है। इसके विपरीत अपकेंद्रीय बल उसे बाहर की ओर दूर धकेलता है। अर्थात अभिकेंद्रीय बल बराबर है अपकेंद्रीय बल के। तो अभिकेंद्रीय बल है वो है JD स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बराबर MV स्क्वायर अपॉन R। ये इसकी पहली शर्त। इसकी पहला जो कथन है इसका वो ये। अर्थात अभिकेंद्रीय बल बराबर अपकेंद्रीय बल JD स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बराबर MV स्क्वायर अपॉन R। दूसरा अभिक्रियत लिखो। ये इसका पहला अभिक्रियत हो गया, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके कोणीय संवेग का मान और ये mvr बराबर nh अपॉन 2पाई। जिनके कोणीय संवेग का मान mvr बराबर nh अपॉन 2पाई के बराबर होता है। जिनके कोणीय संवेग का मान mvr बराबर nh अपॉन 2पाई के बराबर होता है। ठीक है, ये इसका सेकंड दूसरा अभिग्रहित हो गया। नंबर 3, तीसरे अभिग्रहित की बात करें तो नंबर तीसरा लिखो। जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन
जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें स्थायी कोष कहा जाता है। जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें स्थायी कोष कहा जाता है, क्योंकि इन कोषों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सदैव नियत रहती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सदैव नियत रहती है। नंबर 4, प्रत्येक स्थायी कक्षा से निश्चित ऊर्जा संबंधित होती है। प्रत्येक स्थायी कक्षा से निश्चित ऊर्जा संबंधित रहती है, जिन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तथा इन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं, तथा इन्हें 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत या KLMNO, इन्हें 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत या KLMNO द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, अगली अवधारणा लिखो। जब एक इलेक्ट्रॉन का संक्रमण एक स्थायी अवस्था से दूसरी स्थायी अवस्था में होता है, एक स्थायी अवस्था से दूसरी स्थायी अवस्था में होता है, तो वह ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, जिसे इन दोनों ऊर्जाओं के अंतर्मान के बराबर होता है। अर्थात डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, ये वाला डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। इसके नीचे इंडिकेट करना, लिखना E2 क्या है, जहां E2 बराबर उच्चतम स्थायी अवस्था और E1 है निम्नतम स्थायी अवस्था। E2 है उच्चतम स्थायी अवस्था और E1 है निम्नतम स्थायी अवस्था। इसी के नीचे अगला पॉइंट लिखना है, इसी में है, इसी की व्याख्या है। जब इलेक्ट्रॉन निम्नतम अवस्था से उच्चतम अवस्था में प्रवेश करता है,
जब इलेक्ट्रॉन निम्नतम अवस्था से उच्चतम अवस्था में प्रवेश करता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है एवं उच्चतम अवस्था से निम्नतम अवस्था में आने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यह आपका अगला अभिग्रहित और लास्ट अभिग्रहित लिखो इसका। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन क्वांटा या फोटॉन के रूप में, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन क्वांटा या फोटॉन के रूप में किया जाता है, क्वांटा या फोटॉन के रूप में किया जाता है। अर्थात डेल्टा ई बराबर एच न्यू, ये वाला डेल्टा ई बराबर एच न्यू, जिसे आप क्या कहते हो, क्वांटा या फिर फोटॉन। ठीक है, तो इस तरीके से जहां इनके अर्थ बता ही चुका, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, न्यू जो है वो क्या है, आपकी आवृत्ति है, जिसे 1/लैम्डा, लैम्डा क्या है वहां पे तरंग दे रही है, इसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब बात आती है प्लांक कांस्टेंट। ये जो प्लांक कांस्टेंट है, इस प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट कितनी मानी जाती है, जब ये अपन इसके न्यूमेरिकल्स पोर्शन को देखेंगे, न्यूमेरिकल्स वहाँ देखेंगे तो वहाँ चीज़ें ये सारी दोबारा आपकी होंगी, डी ब्रोगली का सिद्धांत पढ़ेंगे वहाँ भी ये चीज़ें आएंगी, तो वहाँ डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को, एप्लीकेशन में भी ले लेंगे, जहाँ एप्लीकेशन आएगी वहाँ भी इनको देखेंगे इन चीज़ों को। तो इस तरीके से आपके बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पोर्शन की बात करूँ तो कुछ क्वेश्चंस तो जो स्टार्टिंग में मैंने इसके जो परिचय लिया था बोर मॉडल का, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चंस फिर इसके अभिग्रहित से आते हैं कि किसका मान किसके बराबर होता है, कौन सा बल कितना प्रभावी होता है, किस प्रकार लगता है, कोणीय संवेग का मान कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। ऊर्जा अंतराल किस प्रकार से होता है, ऊर्जा के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं, ऊर्जा के न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाता है, और ये सीधा सा क्वांटा या फोटॉन से रिलेटेड। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको यहाँ सबका अर्थ मालूम होना चाहिए, जैसे m क्या है, द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, r उसकी त्रिज्या है, n जो है वो कोश या कक्षा है, h प्लांक स्थिरांक है, और ये एक संख्यात्मक वैल्यू है। तो ये आपका यहाँ अभिग्रहित कंप्लीट होता है। अब इसके जो आपके अनुप्रयोग हैं बोर मॉडल के, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप कंसल्ट करेंगे।